नमस्ते दोस्तों, आप हैं ई सर्वोच्च क्लासेस जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और मैं हूं आपका दोस्त पलविंदर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स और फिजिक्स का जो टॉपिक है हमारा रहेगा कूलम्स लॉ। तो आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी चार्जेस की कि दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं और फ्रैंकलिन ने इनका नोमेनक्लेचर किया कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो जब एक जैसे चार्ज आ जाते हैं तो वो भी अपने एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और दो डिफरेंट चार्ज होते हैं तो वो भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यानी कि चार्ज कैसा भी हो वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्ज हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और अगर वो चार्जेस डिफरेंट हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स कितना होगा, इस फोर्स को हम कैसे बताएंगे कि कौन से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कम है या ज़्यादा है। इस चीज़ की जो क्वांटिफिकेशन की, इस चीज़ के बारे में हमें बताया, इसकी जो कैलकुलेशन करके दी वो थे कूलम, और उन्हीं के नाम से ये लॉ हमारे पास बन गया कूलम लॉ। तो कूलम ने जब ये लॉ बनाया तो किस चीज़ को अपना बेस बनाया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कूलम ने ये सोचा कि जो हमारे पास नेचर में मैटर है वो दो ही चीज़ों से मिलके बना हुआ है। वो हमारे पास है, एक है मास और दूसरा है एनर्जी। ठीक है। अब जो मासी पार्टिकल हैं या मैटर है उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक, उसके पास मास जो होता है और दूसरा उसके पास चार्ज हो सकता है। अब उसके पास जो दो फोर्स लग रही हैं वो किसकी वजह से हैं? एक मास की वजह से है और दूसरा चार्ज की वजह से है। मास की वजह से जो फोर्स है उसको क्वांटिफाई किया न्यूटन ने और हमें ग्रेविटेशन का लॉ दिया, जिसको हमने ग्रेविटेशनल लॉ कहा या ग्रेविटी कहा। कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मास होता है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया। ठीक है। इसी को बेस बनाते हुए कूलम ने भी ये कहा कि जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये फोर्स जो हमारे पास होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ये, इनटू फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पे दो लॉ को यूज किया गया, एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को, दूसरा प्रोडक्ट लॉ को, कि मास की प्रोडक्ट और डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यही चीज यूज की कूलम ने। इसके बीच में जो लगा वो कूलम ने बताया, और कूलम ने भी ये कहा कि जो ये फोर्स होता है जो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो हमारे पास दो चार्ज होंगे जिन दो के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, और साथ में इन्होंने कहा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करेगा। यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दो चार्जेस के बीच में उसका इफेक्ट इस फोर्स पर होगा। इनवर्स है तो वो फोर्स कम होता जाएगा। किस रेट से कम होता जाएगा? उसके स्क्वायर के रेट से कम होता जाएगा। यानी कि अगर डिस्टेंस 2 गुना हो जाता है उनके बीच में तो फोर्स 4 गुना अफेक्ट होगा। और किस तरीके से अफेक्ट होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है। अगर फोर्स इनके बीच में डिस्टेंस है वो 3 गुना बढ़ जाता है तो फोर्स 9 गुना इफेक्ट हो जाएगा। और किस तरीके से अफेक्ट होगा कि वो 9 गुना उससे कम हो जाएगा। तो यहां पे भी यानी कि टोटल ये कहा गया कि जो चार्ज के बीच में फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स को का इसको नाम दिया गया, और चार्ज हम रेस्ट पे बात कर रहे हैं
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया गया। यानी कि हमारे पास जो ये हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये कूलम लॉ हमारे पास है, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हम पढ़ रहे हैं। और हमने इसमें ये पढ़ा कि जो हमारे पास ये कूलम का लॉ है, ये इस तरीके से कि दो जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको कंबाइन किया गया, कंबाइन करके इसको क्या है लिख दिया गया यहाँ पर हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यानी कि चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे बात कर रही हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, जो हमारे पास चार्ज हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसका इनवर्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है। अब कहीं भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है तो वहां पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने ये कहा कि यहां पर भी जब इसको लिखेंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बीच में हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, वो कांस्टेंट मान लीजिए C डैश है और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बताना है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये वैसा नहीं है जैसा कि हमारे पास न्यूटन लॉ में आया था, उसमें हमारे पास G प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था जिसको हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया। ये उससे अलग क्यों है? ये इस तरीके से अलग है कि यहाँ पे ये कहा गया कि अगर मीडियम डिफरेंट हो जाएं तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो अलग हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिफरेंट हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में ये कहा गया कि जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हमेशा सेम रहेगा चाहे मीडियम कोई भी हो। यानी कि हमने ये कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है। तो जो मून और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा जो एम्प्टी स्पेस है उसमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट उसका नहीं होता। अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक ये पेपर मान लीजिए और एक ये पेन मान लीजिए, और इनके बीच में क्योंकि इसका भी मास है और इसका भी मास है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उस फोर्स का जब हम वैल्यू निकालते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो सेम रहेगा। हालांकि यहाँ पे हमारे पास एयर है। अगर हम इस यहाँ पे वैक्यूम बना के उसमें सिर्फ नाइट्रोजन भर दें तो भी वो सेम रहेगा, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन भर दें तो भी सेम रहेगा, उसमें पानी भर दें तो भी सेम रहेगा, और उसके बीच में अगर हम रुई डाल देते हैं इन दोनों के बीच में, फिर भी ये देखते हैं कि इस पर ये पेन कितना फोर्स लगा रहा है, तो भी वो भी वहाँ पर भी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। पर हम ये देखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज के केस में हो। जैसे अब ये मान लो कि ये की चार्ज बॉडी है और ये कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, अगर इनके बीच में ये खाली जगह है यानी कि सिर्फ एयर है, तो इस फोर्स को जब हम निकालते हैं कि ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास इस C की वैल्यू एक वैल्यू होगी। अगर हमने इसके बीच में कोई लिक्विड भर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बदल जाएगी। अगर हमने कोई इसके बीच में सॉलिड, मान लेते हैं कोई इंसुलेटर डाल दिया, अब इंसुलेटर क्या है, चार्ज को मूव ही नहीं करने देता अपने आप में से, तो वैसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो अगर इंसुलेटर डाल दिया तो इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो बदल सकती है। वैसे हम यहाँ पर उस फोर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर चार्ज क्या है, मूव नहीं कर रहा है। तो इंसुलेटर हो या कोई दूसरा सॉलिड हो, वहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो बदली हुई वैल्यू कैसी होगी उसके बारे में अभी हमने बात करनी है कि ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम क्या करता है, उस फोर्स को अफेक्ट करता है, और किस तरीके से अफेक्ट करता है
मान लेते हैं एक बार समझने के लिए कि हमारे पास 3-4 टाइप के ग्लास रखे हुए हैं। एक ग्लास में से आप देखते हैं तो ये कहते हैं वाओ कितना क्लियर विजन है, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारे बीच में कोई चीज़ रखी हुई है। एक दूसरा ग्लास रखते हैं तो ये देखते हैं कि दूसरी तरफ तो बिल्कुल धुंधला धुंधला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक कोई तीसरा गिलास रखते हैं तो आप ये कहते हैं कि बीच में ग्लास है, ये हमें पता लग रहा है कि बीच में ग्लास है, पर सामने से हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो ग्लास होते हैं वो क्या करते हैं, हमने 3 टाइप के ग्लास की बात की यहाँ पे। उन 3 टाइप के ग्लास में क्या प्रॉपर्टी थी कि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जो ग्लास के दूसरी तरफ था हमारे आंखों तक पहुंच रही थी, उनकी जो अमाउंट थी वो डिफरेंट थी। यानी कि फर्स्ट ग्लास जिसमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बीच में ग्लास है, वहां से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंच रही थी। यानी कि वो ग्लास परमिट कर रहा था कि सारी लाइट हम तक पहुंच जाए, यानी कि 99% लाइट हम तक पहुंच जाए। ऐसा ग्लास उस लाइट के फोटोन्स को परमिट कर रहा था कि उसमें से पास हो सकते हैं। दूसरा ग्लास जिसमें से पता ही नहीं लग रहा था कि सामने ऑब्जेक्ट कैसा है, वो मैक्सिमम लाइट को परमिट नहीं कर रहा था। और तीसरे टाइप का ग्लास जिसमें से हमें ये पता लग रहा था कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो कुछ लाइट को तो रोक रहा था पर लाइट को परमिट भी कर रहा था।